जब तक कॉम्पिटिटिव माहौल नहीं मिलता ना, तो अंदर से वो होता नहीं कि एग्रेशन नहीं आता सर। और सेकंड अटेम्प्ट में मेरे डाउट्स ग्रुप में सॉल्व हो जाते थे कि जो भी डाउट है सॉल्व हो जाए ग्रुप में। तो ग्रुप जो बना रखा आपने मैथ्स में बना रखा, उसमें भी बहुत सारे बच्चे, वहाँ पर कॉम्पिटिशन चल रहा है सर ग्रुप में कि कौन पहले करके देगा डाउट सॉल्व। एक पे कॉन्फिडेंस रखो, ये नहीं कि 10 जगह जाओगे, 10 मिनट मैक्सिमम रिसोर्स रखोगे ना, तो आप कहीं भी डिसाइड नहीं कर पाओगे, आधा ये आधा वो। तो आपको हर चीज़ के दो पहलू होते हैं सर, पॉजिटिव नेगेटिव। तो आपको दोनों चीज़ों के बीच में एक बैलेंस बना के रखना पड़ता है। तो तैयारी आपने सबसे पहले किस एग्ज़ाम की शुरू की, CHSL या CGL? सर मैंने CGL ही रखा है, CHSL मैंने आज तक कभी ऑप्शन में रखा ही नहीं था कभी। BPSC की तैयारी क्यों छोड़ दिया? सर वहाँ पे थोड़े लीक्स के इशू होते थे, कभी पेपर लीक हो गया, एक अटेम्प्ट दिया तो पेपर ही लीक हो गया, पेपर दे के बाहर आया। मैं स्कूल में भी पढ़ाता था और अपना होम का ट्यूशन भी था पूरा प्रॉपर। तो कैसे आपने तैयारी को शुरू किया? क्या पहले आपने कोई टॉपर की स्ट्रेटजी वीडियो देखी या आपने किसी की गाइडेंस वीडियो देखा? ये जो तैयारी का समय होता है यार, इसमें तो बहुत प्रेशर होता होगा। बिल्कुल। ठीक है, एक ऑलरेडी आप जॉब छोड़ करके तैयारी कर रहे थे यार, जहाँ हाथ में 50,000 रुपये आ रहे थे, अब 5 रुपये भी नहीं आ रहे। बेस्ट मोमेंट ऑफ योर लाइफ? रिजल्ट के दिन मेरे फादर कराई करना। पापा को कभी गले लगाया? हाँ सर, रिजल्ट वाले दिन ही रात को लगाया था। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है हमारे अपने प्यारे से पॉडकास्ट सफलता की सीरीज़ में। मेरे भाई आज हमारे साथ एक ऐसे शख्स मौजूद हैं जिन्होंने पूरे भारत में ऑल इंडिया रैंक 111 प्राप्त किया है और बहुत ही एक प्रतिष्ठित सरकारी नौकरी प्राप्त की है जिसका नाम है GSO। आज हमारे साथ अनुराग हैं जो 5 साल तक बच्चों को पढ़ाया और उसके बाद में खुद काफ़ी बढ़िया तरीके से पढ़ाई करके एक बहुत ही अच्छी नौकरी लेकर के गए हैं। जीवन में काफ़ी उतार चढ़ाव आए लेकिन उसके बाद भी सभी बाधाओं को पार करते हुए इन्होंने बहुत ही शानदार अपना इतिहास रचा है और आपको भी आज मेरे भाई अपने गाइडेंस, टिप्स और सभी चीज़ों के माध्यम से बहुत मदद करेंगे ताकि आप भी मेरे भाई यहाँ पर एक सफल व्यक्ति बन पाएँ। तो स्वागत करते हैं अनुराग आपका। थैंक यू सो मच सर। कैसे हैं आप? सर आपके साथ मिलके और भी अच्छा हो गया हूँ सर। बहुत बढ़िया अनुराग। तो अनुराग थोड़ा सा आपके बैकग्राउंड के बारे में जानना चाहेंगे कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? सर मैं बेसिकली बिहार से बिलोंग करता हूँ। बिहार में एक डिस्ट्रिक्ट है छपरा, वहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। पर मेरी स्कूलिंग और स्टडी सब कुछ यहाँ फरीदाबाद की है, इसीलिए। फरीदाबाद में कहाँ से? सर फरीदाबाद में सेक्टर 23 एक एरिया है, वहाँ से हुई है और वहाँ पे एक स्कूल है DPS 19 सेक्टर का, तो वहाँ से मैं पास आउट हूँ सर। ठीक है, तो वहीं से आपने 10वीं किया, 12वीं किया, ग्रेजुएशन सब वहीं से हुआ? नहीं, ग्रेजुएशन मेरी दिल्ली में IP यूनिवर्सिटी है, वहाँ से है सर। मैं B.Tech हूँ वहाँ से। अच्छा, हाँ तो जब आपने B.Tech किया उसके बाद आप गवर्नमेंट जॉब में आए तो ये कैसे पॉसिबल हुआ? सर B.Tech करने के बाद मैं पहले गवर्नमेंट जॉब में नहीं सर, मैं पहले टीचिंग में आया था। अच्छा। सर मैंने टीचिंग की है 4-5 साल। उसके बाद मैंने सोचा कि अभी एज है, सब कुछ आप पे कैलिबर है, तो क्यों ना गवर्नमेंट जॉब को ट्राई करते हैं। तो ये पहला अटैम्प्ट 23 में दिया और ये 24 में दूसरा अटैम्प्ट था सर मेरा ये। अच्छा, तो क्या आप कहीं पे पढ़ा रहे थे एज अ शिक्षक या फिर खुद का ही होम ट्यूशन कराना? नहीं या सर, खुद मैं का स्कूल में भी इंस्टीट्यूट था? पढ़ाता था और अच्छा। अपना होम का ट्यूशन भी था पूरा प्रॉपर, तो ये था सर। अच्छा, स्कूल में पढ़ाते थे स्कूल आप? में भी पढ़ाता था और क्या सब्जेक्ट पढ़ाते थे आप? सर मैथ्स पढ़ाता था मैं। क्या सैलरी मिल जाती थी वहाँ? अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट पे स्केल्स के हिसाब से मिल जाता था। कितना फिर भी? ऑन एन एवरेज 50 के करीब मिल जाता था 40-50 हज़ार रुपये? आराम से। तो जब उतने पैसे मिल रहे थे तो फिर सरकारी नौकरी की तैयारी क्यों शुरू की? सर आप टीचिंग एक समय तक कर सकते हैं, एक सर्टेन एज के बाद आप टीचिंग नहीं कर पाएंगे, ना आप में वो एनर्जी बचेगी। तो मैंने सोचा कि अभी एज है, सब कुछ है और मैं उस एज तक जाना नहीं चाहता कि मैं उस समय भी टीचिंग करता फिरूँ। तो इसीलिए मैंने गवर्नमेंट जॉब के लिए तरफ अपना रुख किया सर। तो क्या ये जो कॉम्प्लीमेंट आपने दिया इसको मैं एज अ कॉम्प्लीमेंट लूँ या एक सतर्कता सावधानी अपने लिए मानूँ कि एक एज तक ही टीचिंग की जा सकती है, क्योंकि मैं भी टीचर हूँ? हाँ बिल्कुल सर, नहीं अपने पैशन के ऊपर होता है। पैशन अगर आपके पास है और आप में, क्योंकि देखिए एज के साथ ना एक्सपीरियंस भी बढ़ता है और एक्सपीरियंस टीचर के पास बच्चे भी ज़्यादा जाते हैं, ये भी है। तो आपको हर चीज़ के दो पहलू होते हैं सर, पॉजिटिव नेगेटिव। तो आपको दोनों चीज़ों के बीच में एक बैलेंस बना के रखना पड़ता है। तो उसीलिए मैंने सोचा कि आप तैयारी करते हैं और तैयारी करने के लिए सबसे बेस्ट पोर्शन CGL ही था सर मेरा। तो आपने जब अपने देखा कि यार बहुत लंबा मैं मेंटेन इससे नहीं कर पाऊंगा, हाँ सर, एक वजह नहीं है मेरे पास में, तो फिर आपने सोचा कि गवर्नमेंट जॉब इज़ द बेस्ट या ऑप्शन। ऑब्वियसली सर। ठीक है, तो ये जो आपने ग्रेजुएशन किया था कब किया था आपने? सर मैं पास आउट हुआ हूँ 2019 का। 19 के पास आउट है, ग्रेजुएट हैं आप? हाँ सर, और 19 के बाद फिर आपने पढ़ाना कब शुरू किया था? 19 में ही स्टार्ट कर दिया था अच्छा, सर। 19 के स्टार्टिंग में हाँ। शुरू कर दिया था आपने पढ़ाना? बिल्कुल सर। ठीक है, और फिर पढ़ाना ड्रॉप कब किया आपने? सर मैंने 22 में ड्रॉप किया है। 3 साल। हाँ ठीक है, 19 20 21 22 4 साल लगभग हाँ। आपके हो गए।
ठीक है, तो फिर ड्रॉप करने के बाद आपने तैयारी शुरू की या टीचिंग करते करते आपने तैयारी शुरू नहीं सर, कर दी मैंने थी? प्रॉपर ड्रॉप किया। हाँ। हाँ, और फिर मैंने तैयारी स्टार्ट की थी। फिर तैयारी शुरू की यस थी। सर। तो तैयारी आपने सबसे पहले किस एग्ज़ाम की शुरू की, CHSL या CGL? सर मैंने सीजीएल ही रखा है, सीएचएसएल मैंने आज तक कभी ऑप्शन में रखा ही नहीं था कभी भी कभी ना। पेपर दिया आपने? नहीं सर, कभी नहीं पेपर नहीं दिया। पेपर भी नहीं दिया। तो अब तक आपने किस किस गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी की है, फॉर्म भरा है, आप किसी में रिजल्ट भी हुआ आपका? सर मैंने सबसे पहले तैयारी शुरू की थी बीपीएससी एग्ज़ाम से। तो सर मैंने बीपीएससी का प्री और मेंस दोनों दिए हैं, और फिर मेंस में ना अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाया, तो फिर मैंने उस समय एसएससी के फॉर्म आए हुए थे, तो मैंने फॉर्म भरे, तो फिर एसएससी की तैयारी स्टार्ट की, क्योंकि मेरा मैथ्स बैकग्राउंड स्ट्रॉन्ग था, इसलिए तो मैंने एसएससी 23 और 24 वाला ये है। और इसके अलावा मैंने एक बिहार दरोगा का पेपर होता है सर, तो उसमें मैं उसका फाइनल मेरिट आउट हूँ सर। अच्छा, और ये तैयारी आपने शुरू कब से की थी सारी? सर 23 के स्टार्टिंग से ही। तो आपने अलग अलग तैयारी सबकी की या एक ही तैयारी के आधार पर सारे फॉर्म देते गए आप? सर बीपीएससी के लिए पर्टिकुलरली अलग से तैयारी की थी। अदर देन दैट बिहार दरोगा या फिर 23 सीजीएल सब सेम से, क्योंकि सबका सिलेबस और जनरल कंपटीशन में सबका सिलेबस सेम हो जाता सर, इसीलिए। तो बीपीएससी की तैयारी क्यों छोड़ दी आपने? सर वहाँ पे थोड़े लीक्स के इश्यू होते थे, कभी पेपर लीक हो गया, एक अटेम्प्ट दिया तो पेपर ही लीक हो गया, पेपर दे के बाहर आया, फिर अगली बार कुछ रिजल्ट में कुछ दिक्कत, तो फिर मैंने सोचा कि एक काम करते हैं, पहले एक बैकअप लेते हैं गवर्नमेंट जॉब का, उसके बाद आप फिर ट्राई करेंगे उसके ऊपर। तो ये था ठीक सर। है। तो सीजीएल की तैयारी जब आपने शुरू की वहाँ पे, तो कैसे आपने तैयारी को शुरू किया? क्या पहले आपने कोई टॉपर की स्ट्रेटजी वीडियो देखी, या आपने किसी की गाइडेंस वीडियो देखा, या आपने अपने रिलेटिव से, दोस्तों से इसके बारे में जानकारी इकट्ठी की? वो पहला पड़ाव क्या था? सर पहली बात तो सर रिलेटिव में कोई था नहीं सीजीएल वीजीएल से रिलेटेड, तो मैंने सबसे पहले गाइडेंस वीडियो देखा था आपका ही सर। हाँ, कि आपको कैसे अप्रोच करना है चीज़ों को। आपने ही बताया कि मिनिमम रिसोर्स रखो, मैक्सिमम प्रैक्टिस रखो, चीज़ों को जितनी प्रैक्टिस करोगे, जितना हाथ पैन रगड़ोगे, उतना ज़्यादा आपको सक्सेस मिलेगी। तो मैंने सबसे पहले आप ही का वीडियो देखा था। प्री मैंने अपने हिसाब से खुद से दिया था, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड सही था। पर मेंस में सर मैंने आपका एक मेंस का आता है कॉम्बो बैच, मेंस कॉम्बो बैच, तो वो मैंने वो ज्वाइन किया था, जिसके थ्रू मेरा मैथ, रीजनिंग, इनफैक्ट इंग्लिश भी का बेस बहुत स्ट्रांग हो गया था। हाँ, उसी के बेसिस पे मैंने 23rd का अटेम्प्ट दिया था सर मैंने। बेसिक्स आपके पहले से क्लियर थे, हाँ। उसके बाद आपने हमारा जो मेंस का कॉम्बो बैच आता है यस सर। उसको लेकर के आपने तैयारी शुरू बिल्कुल की, सर। और बाकी आपने सारा वहीं से हाँ। कंटिन्यू किया। तो एक बात बताइए, आपके सारे सब्जेक्ट में मार्क्स कितने कितने हैं? सर मेरे रीजनिंग में 87, मैथ्स में 87, इंग्लिश में 131 है, और जीके में 32 है। 32 है। हाँ। जीके थोड़ा सा पीछे रख गया आपका। हाँ, जीके इस बार ठीक पीछे रह गया सर। ठीक है, तो मैथ्स में वो एक सवाल आपका छूट गया है शायद, सर वो मैंने कैसे? छोड़ा वो रिस्क ना लेने की वजह से, क्योंकि उसका डायग्राम मेरे से बन नहीं रहा था वहाँ पे, और उसका डायग्राम के बेसिस पे आंसर आ नहीं रहा था। तो मैंने कहा रिस्क लूँ ना लूँ ना लूँ, मैंने कहा छोड़ो, रिस्क नहीं लेते, जितना किया उतना भी सफिशिएंट, अगर आपको ढंग से करना है तो जो करो ढंग से करो, एटलीस्ट नेगेटिव नहीं खाना। तो घर पे जाने के बाद जब सवाल देखा तो क्या लगा? सर घर पे जाने के बाद वही सवाल अगर मैंने ढंग से आराम से बनाया होता, क्योंकि पैनिक से उस समय ना सर सिचुएशन इतनी प्रेशर में होता है, अब कोई भी इंसान, तो उस समय जब घर पे बनाया तो बहुत आसान क्वेश्चन था। मैंने कहा ये तो आदित्य रंजन सर ने क्लास में कराया है वो क्वेश्चन था। फिर मेरे को बड़ा अफसोस हुआ सर, बाद में तो अफसोस होता ही है, लेकिन उस समय जो हुआ, फिर बाद में क्या कर सकते हैं क्या सर। कर सकते हैं, बात पछताए क्या हुआ जब चिड़िया चुग गई। बिल्कुल सर। और प्रेशर एक ऐसी चीज़ है जो छोटी मोटी गलतियां करा देते हैं। बिल्कुल सर। ठीक है, तो अनुराग ये बताइए आप मुझे कि आपकी सब्जेक्ट वाइज रणनीति क्या थी? पहले हम मैथ्स से शुरू करते हैं। बिल्कुल सर। और मैथ्स के बारे में जानते ठीक है हैं। सर। तो सबसे पहले सर क्योंकि मेरा बेसिकली तो बेस ठीक था, परंतु जो एसएससी के अप्रोच चाहिए होता है, जो शॉर्ट अप्रोच चाहिए होता है, हाँ, वो सब सारे बेसिक्स आपसे मैंने सीखी। वो जो मेंस बैच था, आपने मेरा सारे शॉर्ट अप्रोच, मुन्नी कंसेप्ट है, या फिर P+Q वाला कंसेप्ट है कि प्रॉफिट है, सारे बहुत सारे, या फिर रेशो मेथड से सारे क्वेश्चन सॉल्व करना, वो सारे मेथड मैंने सर आपसे सीखे। तो वो चीज़ें मुझे बहुत हेल्प की। जो मेरा क्वेश्चन नॉर्मल अगर बेसिक मेथड से करो आप 1 मिनट में करोगे, आपके मेथड से 30 सेकंड के अंदर हो जाता है, और जो कि एसएससी डिमांड करता है। डिमांड क्या करता है? जल्दी करना। कर तो सब कोई लेंगे, पर जल्दी करने का डिमांड वो आपके थ्रू मैंने सीख पाया। तो मैथ के लिए वो था। हाँ, ये है कि 23 में जो मैंने गलतियाँ की थी, थोड़े से मॉक्स कम लगाए थे। 24 में उनको ध्यान रखा है, मॉक्स कम ज़्यादा लगाए। और मैंने एक रिसोर्स बुक आपकी फॉलो की थी, उस समय आता था आपकी एक 60 मॉक वाली बुक आती थी, तो उसको रोज एक रोज करते थे। तो वो चीज़ें उसके थ्रू ही मेरा काफ़ी, और मिनिमम रिसोर्स रखा, मैक्सिमम प्रैक्टिस की सर। ये था मैथ्स में। तो 60 मॉक वाली बुक तो खैर अभी अवेलेबल नहीं है, हाँ सर, और हमने उसको बंद कर दी। वहाँ पे कारण था क्योंकि उनमें क्वेश्चंस के जो लेवल थे वो बहुत ज़्यादा थे वो सर। बहुत खतरनाक थे। हाँ, एसएससी उससे ज़्यादा मेरे को तो एसएससी का पेपर उससे बहुत आसान लगा था सर। आपके जो बिजनेस स्टॉमर थे, अच्छे थे, बहुत अच्छे क्वेश्चन थे, उसमें शानदार। 5 भागों में हमने बांट रखा था, और उसमें एक था ब्रेन स्टॉर्मर हाँ। करके। और हमने ये भी कहा था कि चाहे एसएससी का टॉपर भी हो,
वो भी इसको इतना जल्दी आसानी से हल नहीं कर पाएगा क्योंकि वो बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन बिल्कुल थे। सर। कई लोगों ने कहा आप रिलेवेंट डाले हुए हैं इसमें, बट हमारी सोच ये थी कि थोड़े अच्छे लेवल की तैयारी बिल्कुल कराएंगे सर। तो शायद लो लेवल के क्वेश्चंस तुम्हें आसान नजर आएंगे वहाँ पर। बिल्कुल सर, आए भी थे और तो उसके आपसे वजह पूरा हुआ? ब्रेनस्टॉर्मर के कितने लगाए थे आपने? सर सही बताऊं तो मैंने एक्चुअली सर, मैं हम क्या करते थे ना, ग्रुप में सॉल्व करते थे। हाँ। मैंने एक लाइब्रेरी ज्वाइन की थी, वहाँ पे हम 3 बच्चे थे, रोज एक एक सेट सॉल्व करते थे मैथ का उसका। तो उसमें हम लोगों ने 3 सॉल्व किया, उसके बाद हमने कहा कि PYQ पे ध्यान देते हैं क्योंकि सब लोग PYQ बोलते थे। हाँ, मतलब PYQ PYQ। 3 के सेट के बाद सब कह रहे आ जाओ वापस क्योंकि लाइन उससे पे आ थोड़ा जाओ। डिमोटिवेशन आने लगा था। हाँ सर, सच्चाई एक्चुअली मीन सब कॉन्फिडेंस का खेल है वहाँ पे। हाँ। और कॉन्फिडेंस ही नहीं रहेगा तो फिर नहीं। वापस PYQ वाले किए जो अपने 10 मॉक थे PYQ के, उसमें वो उसमें भी 10-10 करके हाँ दिए 10-10 हुए थे। करके थे। तो उनको इतनी बार किया था कि आंसर याद हो गए थे। अच्छा, ये था सर। जिस्ट ऑफ ऑल PYQ करके था हाँ, एक। जस्ट एकदम क्विक रिवीजन में आखिरी मोमेंट पे बताऊँ, आखिरी मोमेंट पे आपके लिए वही चीज़ सबसे बेस्ट है। आपको क्विक रिवीजन भी करना है, और क्योंकि इतने सारे सब्जेक्ट उस समय पैनिक सिचुएशन ना हो, तो उसको सबसे पहले चीज़ रखो कि आखिरी मोमेंट पे कैसे रिवाइज करोगे। ये था सर। अच्छा अनुराग, एक बात बताइए, अक्सर बच्चों का ये रहता है, उनको ये डाउट होता है, ठीक है, कि हम वीडियो लाइव देखें कि हम वीडियो रिकॉर्डेड देखें। तो चूंकि आपने एक लाइव बैच लिया हुआ था, बिल्कुल सर। तो क्या आप क्लास को लाइव अटेंड करते थे या आप उसको रिकॉर्डिंग पे देखते थे? सर लाइव मैं जानबूझ के इसलिए लेता था क्योंकि पहली बात तो सर मैंने आपका मेंस का कोर्स लिया था, वो शॉर्ट क्रिस्प टू द पॉइंट था, जो कि जो एसएससी डिमांड करता है। हाँ, VOD अगर आपके पास है तो उसमें आपका स्ट्रेचिंग बहुत ज़्यादा हो जाता है, लेकिन हाँ, जैसे मेंस का बैच था, हार्डली 70 से 80 लेक्चर्स थे, और उसको क्योंकि मुझे उस समय डाउट्स भी हैंड टू हैंड पूछ लेने होते थे। लाइव में ये था कि डाउट्स सब बच्चे जिस रफ्तार से क्वेश्चन दे रहे थे मुझे भी उस रफ्तार में देना है, तो मैं उस रफ्तार में क्वेश्चन सॉल्व करके कमेंट करता था, और आप कमेंट का रिप्लाई भी देते थे कि अरे बढ़िया, ये वाला ये सबसे बेस्ट है, ये अच्छा है। तो ऐसे करके आप हर चीज़ इंटरेक्शन वाला केस मेरे को चाहिए। डल तो कि यूट्यूब पे इंटरेक्ट होता रहे और मज़ा भी आता वो रहे। इंटरेक्शन वाला मजा अलग है, नहीं तो ऐसे तो यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस है सर, आपके भी बहुत सारे, पर मुझे चाहिए था इंटरेक्शन सर के साथ, इसीलिए सर। कि मेरा एक बना रहे, हाँ, एंगेजमेंट बना रहे। बिल्कुल सर। शायद तब मैं ये कहता भी था कि शायद हो सकता है इस बार बहुत लोग सेलेक्ट हो जाएं, बहुत नहीं हो पाए, लेकिन जो नहीं होंगे उनका अगली बार फिक्स होगा। देर है सर, अंधेर नहीं है। मैं 24 वालों को भी मैंने यही बात कहा है, क्योंकि जब बच्चा प्रिपेयर कर लेता है ना, तो उसके बाद में हो सकता है वो 2 नंबर 4 नंबर से वो पीछे रह जाए, लेकिन अगली बार वो रैंक फोड़ता है सीधा। बिल्कुल सर। क्योंकि वो एक साल चुपचाप है ना, मतलब ऐसे नहीं बैठा रहता, वो एक खूंखार की तरह तैयारी कर रहा होता है। ठीक है, उसकी यहाँ पर जो है वो मेहनत बहुत शांति से होती है, सफलता शोर मचाती है। बिल्कुल सर। ठीक है, फिर उसके बाद में इंग्लिश की तैयारी कैसे की आपने? सर इंग्लिश के लिए एक बुक आती है, ब्लैक बुक, जो कि ब्रह्मास्त्र जैसी ही है हमारी, जैसे ब्रह्मास्त्र है। हाँ, मैंने भी ब्रह्मास्त्र इस्तेमाल किया है सर, और ये आखिरी मोमेंट पे रिवाइज करने में बहुत क्विक हेल्प होता है। हाँ, और उसी तरीके से ब्लैक बुक है, तो ब्लैक बुक को मैंने मल्टीपल टाइम्स इतनी बार रिवाइज किया कि उसका पेजेस पूरे काले हो गए हैं, इतने काले हो गए हैं, बच्चे कह रहे थे क्या कर रखा, जबकि मेरे वो सबसे लेटेस्ट एडिशन था। पुराना उसको है, कम से कम नहीं भी तो 8 से 10 बार रिपीट 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 पे, इतना। तब याद हो गया सर। ठीक है, और उसके बाद में आपका रीजनिंग का स्ट्रेटजी क्या था? रीजनिंग के लिए सर विक्रमजीत सर का बहुत थैंक्स है कि उन्होंने बहुत हेल्प किया था मेरे को फर्स्ट अटैम्प्ट के टाइम पे, और सेकंड अटैम्प्ट में मेरे डाउट्स ग्रुप में सॉल्व हो जाते थे, कि जो भी डाउट है सॉल्व हो जाए ग्रुप में। तो ग्रुप जो बना रखा आपने मैथ्स में बना रखा, उसमें भी बहुत सारे बच्चे तुरंत, वहाँ पे कंपटीशन चल रहा है सर ग्रुप में कि कौन पहले करके देगा डाउट सॉल्व, ऐसा था इंटरेक्टिव। तो मुझे मैथ और रीजनिंग का तो बेफिक्र था, और उसी के साथ साथ जो नोट्स हैं उन्हीं को रिवाइज किया। रीजनिंग के लिए PYQ के नोट्स, उस नोट्स में ही आपने सारे PYQ इंक्लूड किए हुए हैं, आपने किए हुए हैं, विक्रमजीत सर ने किए हुए हैं, तो वही बार बार सेम पैटर्न बार 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 बार, अब तो याद हो गई, अच्छा ये पैटर्न नहीं है, अच्छा ये है। रीजनिंग के लिए तो पेन भी हाथ लगाने की जरूरत नहीं पड़ती थी सर। ठीक है, इसके अलावा थोड़ा मैं कभी सवाल पूछना चाहूँगा। बिल्कुल सर। ठीक है, कल आप क्रिकेट खेले हैं, हाँ सर। अभी बॉडी में कितना पेन हो रहा है? बहुत दर्द सर, पर खुशी एक बात की है हाँ। सर, आपका विकेट मैंने लिया है। मेरा विकेट आपने लिया कि मेरा कैच आपने लिया? दोनों मैच में कैच आपका मैंने लिया है। दोनों मैच में कैच हाँ, मेरे आप ही ने लिया। हाँ, चलिए, लास्ट मैच में बहुत थक चुका था मैं काफ़ी हाँ, ज़्यादा। फिर भी सर आपने 50 रन बना दिए थे, जो कि बहुत ज़्यादा होते हैं। चलिए, मज़ा आया कल क्रिकेट खेल के? बहुत ज़्यादा कैसा लगा? शानदार। बैटिंग मिली आपको? बैटिंग नहीं मिल पाई क्योंकि सर हम आउट ही नहीं हुए हम। बॉलिंग? बॉलिंग में मिली और हम 4 विकेट भी लिए सर, मैन ऑफ द चार? मैच। अच्छा, मैन ऑफ द मैच आप रहे हैं। बिल्कुल सर। बहुत बढ़िया। तो अनुराग, एक बात बताओ, बिल्कुल सर। ये जो तैयारी का समय होता है यार, इसमें तो बहुत प्रेशर होता होगा। बिल्कुल होता ठीक है। है, एक ऑलरेडी आप जॉब छोड़ करके तैयारी कर रहे थे यार, जहाँ हाथ में 50,000 रुपये आ रहे थे, अब 5 रुपये भी नहीं आ रहे हैं, तो उसके साथ वापस से तैयारी में जुड़ना, और समय भी काफ़ी लग गया, 1-1.5 साल लग गया आपको। पेशेंस कैसे रखा यार आपने? सर पेशेंस रखना पड़ता है क्योंकि घर से सपोर्ट अच्छा खासा है। घर वालों ने बहुत सपोर्ट किया है, खासकर मेरे फादर ने। कोई नहीं,
बॉर्डर पे ना, बार बार कोई नहीं, जैसे सीजीएल में मेरिट आउट ऑलमोस्ट, दरोगा में मेरिट आउट। मैंने कहा कभी ना कभी तो आएंगे, कभी एक दिन तो ऐसा होगा कि उस गेट के उस साइड क्रॉस होंगे हम भी। तो पापा ने बहुत हेल्प की इस केस में। तो पापा कहते हैं कि ये करो, कोई दिक्कत नहीं, तो टेंशन नहीं है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। और उसके बाद मैंने थोड़ा सा कुछ अपने आप को सपोर्ट करने के लिए कुछ भगवत गीता के श्लोक्स भी ध्यान रखे हैं। तो वो ज़्यादा चीज़ें, भगवत गीता के जो रील्स ही देखे ज़्यादा नहीं, पर उससे मोटिवेशन अलग मिल जाता था सर। आपके रील्स भी थे, भगवत गीता के रील्स थे, दैट इज सफिशिएंट। दो तीन ऐसे श्लोक जो आपको याद हो या उनका भावार्थ याद हो, हाँ ये तो याद है। वो मुझे बताओ हाँ एक देखिए बार। सर, जैसे उसमें एक है श्लोक ये है कि कृष्ण जी बोलते हैं कि हे पार्थ, जो तुमने आज तक कर्म किए हैं, जो तुमने आज तक प्रयास किए हैं, वो सारे प्रयासों को ध्यान में रखते हुए, फल की चिंता ना करते हुए तुम मुझे अपने आप को अर्पण कर दो। फल की चिंता मत करो, सिर्फ कर्म पे ध्यान दो। ये था सर। ये लाइन मैं भी बहुत सुनता हूँ। और अगर आपको देखो बच्चों, एक छोटी सी बात कहता हूँ मैं कि जीवन में तो उतार चढ़ाव चलते रहता है, ठीक है। और इस उतार चढ़ाव का बहुत ही सिंपल और साधारण सा उपाय है कि अपने आप को मोटिवेटेड रखना और कनेक्टेड रखना। और कई सारे लोग मेरे से पूछते हैं कि सर मोटिवेटेड अपने आप को कैसे रखें। तो मैं तो काफ़ी सारे शॉर्ट्स बनाता हूँ इसके ऊपर मैं बताता भी हूँ, लेकिन मेरा जो सोर्स ऑफ मोटिवेशन है वो गीता भी है। और अक्सर जो लोग मुझे जानते हैं वहाँ पर उन्होंने शुरू शुरू में मुझे गीता ही अर्पण किया था। मेरे गुरु थे, उन्होंने मुझे गीता दिया था, कहा था कि तुम अपने बच्चों को इसके अंदर से श्लोक निकाल निकाल करके बताना और उनको अपने आसान भाषा में समझाना ताकि उनके जीवन की कठिनाइयाँ दूर हो सकें। तो अगर आपके पास में वक्त नहीं है गीता पढ़ने का, कोई बात नहीं, लेकिन बहुत ऐसे यूट्यूब चैनल्स हैं जो गीता के सार को बनाए रखे हुए हैं, ठीक है। तो आप एक तरीके से उनको फॉलो कर लीजिए और उनके श्लोक को सुनते रहिए, वो बहुत काम करेगा। मैं छोटी छोटी लाइफ में भी अपने चेंजेस रखता हूँ। देखो जैसे अभी मेरे वॉलपेपर में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये देखो मोटिवेशन की दौड़ है बिल्कुल सर। और ये डिसिप्लिन की दौड़ है। कल रात मैं ऐसे ही फ़ोन चला रहा था तो मुझे वहाँ पर दिखा यहाँ पे कि जो है मोटिवेशन का दौड़ जो होता है शुरू में बहुत तेज़ है लेकिन रुक जाता है, और डिसिप्लिन की जो दौड़ होती है शुरू से लेकर के एंड तक वो मेंटेन रखती है। बड़ा फ़र्क होता है लाइफ में, सिर्फ एक मोटिवेशन ही नहीं, डिसिप्लिन भी बहुत मायने रखती है, ठीक है। तो दोनों का बैलेंस बना करके आप चलो, बहुत अच्छा होगा, यस ठीक सर, है। बिल्कुल सर। बाकी अगर हम आगे बात करें अनुराग, अब तो अब जीवन में चूंकि आप एक ऑफिसर बन चुके हैं, तो आगे का आपका पड़ाव क्या है? सर अभी मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी करने का सोचा हूँ सर, स्पेशली बीपीएससी। क्योंकि सर एक अटेम्प्ट दिया है मैंने, उसमें सफल नहीं हो पाया, तो उसको करना है कैसे भी करके। करना है, हाँ मतलब आप श्योर हैं कि आपका रिजल्ट आएगा उसमें? सर, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। छोड़ेंगे नहीं, क्या बात है, मेरी भी शुभकामनाएं उसमें हैं आपके साथ, ठीक है। अनुराग अभी फरीदाबाद की शान आप बन बिल्कुल चुके हैं वहाँ पे और बहुत बढ़िया पद लिया, तो जेएसओ ही क्यों चूज़ किया? सर, दो तीन कारण थे। एक कारण ये था कि सर मुझे जीएसटी मिल रहा था, हम्म। पर वो साउथ इंडिया मिल रहा था। ओके। और जेएसओ या स्टैटिकल ऑफिसर, वो मुझे होम टाउन में मिल जाता मुझे, जो कि मेरा फरीदाबाद होम टाउन है। तो मुझे चांसेस हैं 90% ऑफ द चांसेस कि मुझे फरीदाबाद मिल जाएगा। और होम टाउन में रहने का फ़ायदा ये था कि मेरे को पढ़ाई के लिए फर्दर टाइम मिल सकता है। तो इसमें जेएसओ में ये है कि आपको फर्दर टाइम पढ़ाई के लिए आराम से मिल सकता है। तो इसी पर्पज़ के हिसाब से मैंने जेएसओ सेलेक्ट किया था सर। जीएसओ वो चूज़ किया होगा आपने, तो जाहिर सी बात है इसके ऊपर में काफ़ी कैलकुलेशंस किए होंगे, लोगों से पूछताछ की होगी, काफ़ी सारे वीडियोस आपने देखे होंगे, जी सर। ठीक है। दो तरह का एक्सपीरियंस होता है इंसान का, एक जब वो पोस्ट मिलता है तब उसकी एक जानकारी जो होती है वो काफ़ी भिन्न होती है, हाँ और एक जब वो नौकरी करता है 2 महीने 4 महीने साल 1.5 साल, तब उसको एक्सपीरियंस मिलता है। बिल्कुल सर। तो अभी पहली वाली जानकारी हम आपसे प्राप्त कर पाएंगे, हाँ सर। तो वहाँ पर हम जो जानना चाहते हैं वो ये कि इसका वर्क प्रोफाइल क्या है? सर ये वर्क प्रोफाइल क्या है, जितने भी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं, तो उनके जो इम्प्लीमेंटेशन है, तो उस पर देखना है कि वो इम्प्लीमेंट हो ढंग से हो पा रहे हैं या नहीं। उसको चेक करना है कि ऑन ग्राउंड वो इम्प्लीमेंट हुए हैं या नहीं। और उसका डाटा कलेक्ट करके लाना है कि जैसे अगर मान लेते हैं फॉर एग्जांपल, अगर जब हम कैलकुलेट करते हैं डीएनएस अलाउंस भी, वो भी है, जल जीवन मिशन है, वो कितना इम्प्लीमेंट हो पाया है, कितने परसेंट इम्प्लीमेंट हो पाया है, वो सब चीज़ों का डाटा एक तरीके से आपको कलेक्ट करना है और उस पर आपको काम करना है ऑफिस में आके। और उसका डाटा फिर आपको रिपोर्ट गवर्नमेंट को भेजना होता है सर। स्पेशली जैसे अगर हमारी कंपनी में भी कुछ लोग हैं तो डेटा एनालिस्ट हैं, हाँ सर, उनका काम ये होता है कितने बच्चे एनरोल हुए हैं, बिल्कुल सर, उस ठीक है, टाइप का उनका ही है सर। एंगेजमेंट कितना रहा, क्या रहा। तो वैसे सरकार भी अपने सारे स्कीम्स को लेकर के बिल्कुल सर। पूरा इम्प्लीमेंटेशन इस बात को करती है कि अगर हमने मनरेगा अप्लाई किया तो वहाँ कितने लोग जुड़े तो उनको कितना फ़ायदा मिला, बिल्कुल सर। उससे हमारे जीडीपी में क्या ग्रोथ रहा नहीं रहा, वो सारी बातें, क्योंकि डेटा के आधार पर ही बातें होती हैं, बिल्कुल सर। ठीक है। तो बेसिकली जैसे जो बच्चे होते हैं वो ये सोचते हैं कि हमारा कोई रेट मारने का काम तो नहीं है, हमारा कुछ
कुछ ऐसा तो नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको एक डेस्क जॉब की प्रोफाइल मिलती है और उसके अंदर में आपको डेटा का सारा कलेक्शन का काम, उसके टेबल्स बनाना, पाई चार्ट और ये सारी चीज़ों के माध्यम से गवर्नमेंट को एक रिपोर्ट भेजना होता सर है। फील्ड जॉब भी है इसमें, अगर जैसे आपको कभी कभार जाना है कि देखना है कि इम्प्लीमेंट हुआ है या नहीं, कि गलत तो इंफॉर्मेशन नहीं दे दी गई है, तो जाके आपको बीच बीच में, लेकिन फील्ड जॉब भी है तो बहुत सिंपल है, हाँ मोस्ट ऑफ द हेक्टिक वीक नहीं है। मंथ में 5 days, दैट्स इट। 5 days बस बस बढ़िया है। ठीक है, तो अभी जीएसओ चूज़ करके आप सेटिस्फाइड हैं? अभी आगे और रास्ता है सर। अभी आगे और रास्ता है। हाँ सर। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है। एक जो छोटा सा सवाल है मेरा वो ये कि हमारे बच्चे जो हैं वो ज़्यादातर जानते हैं सीएसएस के बारे में, एमईए के बारे में, प्रिवेंटिव के बारे में, लेकिन जेएसओ के बारे में बहुत कम जानकारी है। यस तो सर। जेएसओ के लिए कब अप्लाई करना होता है और प्रोसेस क्या होता है? ये सीजीएल के बाकी पदों से भिन्न कैसे है? हाँ सर। सर ये आपको पहली बात, जब आप फॉर्म भरते हैं, जब आप इनिशियल फॉर्म भरते हैं, उस समय आपको पूछा जाता है कि आप जेएसओ के लिए एलिजिबल हैं कि नहीं, और इसमें एलिजिबिलिटी कुछ वो एक फॉर्म में छोटा सा हाँ आता है, एक आर यू टिक है एलिजिबल फॉर कि आप जेएसओ और नॉट? जे एलिजिबल हैं या नहीं, तो उसमें ज़्यादा नहीं, आपको मैथ्स में 60% 12th में मिनिमम चाहिए अगर आप एलिजिबल होने चाहते हो, तो उतना उस समय सफिशिएंट। कोई डॉक्यूमेंट भी नहीं मांगता? नहीं, कोई डॉक्यूमेंट कुछ ये नहीं थोड़ा मांगे। एसएससी का एक लूपहोल भी हो जाता है कि बहुत लोग इसको टिक कर देते हैं एग्जैक्टली। और पेपर भी दे देते हैं और बाद में सेलेक्ट हो जाते हैं, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पे बाद में वो रिजेक्ट हो जाते हैं और वो पद खाली रह जाती बिल्कुल है। सर। ये एक लूपहोल है। बिल्कुल तो रूप है या सर। तो एसएससी शुरू में ही एक काम करे कि उनकी डॉक्यूमेंटेशन मंगाए वो और बेटर। शुरू में ही फॉर्म के टाइम पर वेरीफाई कर ले, बिल्कुल सर। तो ये हमारे बच्चों का नुकसान नहीं होगा। बहुत अच्छा रिफॉर्म है सर ये, मैं चाहता हूँ कि ऐसा रिफॉर्म आए सर। हाँ, तो शुरू में एक बार वो पूछते हैं और पूछते हैं बस इतना कि मैथ्स में 60% होना चाहिए और साथ में और क्या बताया आपने? या तो 60% ईदर दिस, और ग्रेजुएशन में कोई भी एक सब्जेक्ट स्टैटिक्स होना चाहिए आपका। किसी भी सेमेस्टर में हाँ या सारे सेमेस्टर नहीं, में? किसी भी सेमेस्टर में। किसी एक सेमेस्टर हाँ। में स्टैटिस्टिक्स को आपने एज अ सब्जेक्ट चूज किया हो, हाँ ताकि भाई आगे चलोगे नौकरी करोगे तो कम से कम तुम्हें सिखाना नहीं पड़ेगा बहुत कुछ, बिल्कुल सर। तुम्हें जानकारियाँ प्राप्त होंगी वहीं बिल्कुल पे। सर। ठीक है, और उसके बाद में फिर सर सर प्री में बेटर आप प्रोसेस क्या होता है? सर उसमें सिलेक्शन के प्री में आप सेम पेपर देते हैं जो कॉमन पेपर सबका, पर इसका कट ऑफ अलग निकलता है। जैसे अगर नॉर्मल कट ऑफ 150 है, तो इसका 165 के करीब करीब इसका 3 कट ऑफ निकलते हैं, एक डबल ए होगा जो कि इस बार नहीं आया नहीं था, है सर। फिर जीएसओ का होता यस है सर। और एक लिस्ट 3 में बाकी सारे पोस्ट बिल्कुल होते नॉर्मल हैं। पोस्ट के लिए। तो आप लोग का जो कट ऑफ होता है वो ज़्यादा होता है, हाँ ज़्यादा वो मार्क्स पे अराउंड क्वालिफाई 20 करना मार्क्स होता है। ज़्यादा ही होगा। हाँ, मिनिमम 20 मार्क्स हमेशा ज़्यादा होता है क्योंकि पोस्ट कम होते हैं सर। पोस्ट कम होता है। हाँ, और फिर मेंस में आपको एक नॉर्मल पेपर के साथ साथ जो पेपर 1 है उसके अलावा आपको एक और एक्स्ट्रा पेपर देना पड़ता है जो कि स्टैटिक्स का पेपर होता है, उसको पेपर 2 कहते हैं। वो 100 क्वेश्चन होंगे 200 नंबर का, तो वो एक तरीके से वो include करके वो तब सब इंक्लूड करके मिला आपका करके cut off टोटल बनता से है। आपका होता है, और हमारा टोटल 590 में से जाता है। आपका कट ऑफ 590 में बनता है, बाकी लोगों की जो कट ऑफ होती है वो 390 में बिल्कुल बनती है। सर। तो 590 में आपका कट ऑफ कितना गया? सर कट ऑफ जो मिनिमम कट ऑफ था जनरल के लिए 457 था। 457 था। हाँ, और सर मैंने खुद 480 स्कोर किया है सर। बहुत बढ़िया। तो अनुराग, अब आपकी भी आपके परिवार में एक सरकारी नौकरी हो चुकी है, जी सर। तो अब मुझे लग रहा है कि अब आप शादी के लिए पूरा प्रिपेयर्ड होंगे अब? नहीं सर, अभी आगे फर्दर स्टडीज करनी है उसके बाद। पूरा आगे हाँ, प्रिपरेशन अभी करना है, ठीक फर्दर है। स्टडीज तो परिवार में कौन कौन है आपके? सर परिवार में मम्मी पापा हैं, छोटा भाई है, बड़ी बहन है, और बीच में मैं हूँ सर। सब क्या करते हैं? सर फादर तो आईटी हेड है यहाँ पे दिल्ली में, और छोटा भाई आईआईटीएन है, बड़ी बहन सीए है, और मैं बीच में गवर्नमेंट जॉब। पूरा परिवार एकदम नौकरियों से भरा पड़ा है, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं? हाँ इसमें तो नहीं है सर। बढ़िया। फैमिली स्ट्रांग था, बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग था सर। बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग है, अच्छा सपोर्ट मिला एक परिवार बहुत का। सही। तो पढ़ाई करने के लिए घर में पढ़ते थे या बाहर जाते थे? सर लाइब्रेरी ज्वाइन किया हुआ था सर मैंने। रीजन? रीज़न ये था कि सर माहौल चाहिए था कि जब तक कॉम्पिटिटिव माहौल नहीं मिलता ना, तो अंदर से वो होता नहीं कि एग्रेशन नहीं आता सर। हाँ, तो क्या था कि सर मैं लाइब्रेरी जाता तो था, जैसे शाम के टाइम पे ना, देखिए आप एट अ स्ट्रेच पढ़ सकते हैं, पर शाम के टाइम पे किसी को पढ़ने का मन नहीं करता। अब उस टाइम को यूटिलाइज कैसे किया जाए, तो मैंने क्या किया था कि हम 3 बच्चों का ग्रुप बना लिया था। 5 से 7 का टाइम का स्लॉट था, उस समय पढ़ाई नहीं होती किसी की भी, तो हम क्या करते थे कि हम बाहर जाके, एक डिस्कशन रूम था वहाँ पे, एक सेट मैथ का, एक सेट रीजनिंग का और एक सेट इंग्लिश का रोज लगाते थे। और वो ना चाहते हुए भी आपका ना प्री टू मेन टाइम के दौरान आपके अराउंड 100+ ऐसे ही सॉल्व हो जाते थे, और वो बिना मॉक के थ्रू एक तरीके से मॉक ही हो जाता था सर वो। और कंपटीशन ये था कि कौन पहले सॉल्व करेगा, कौन जल्दी सॉल्व करेगा। और मान लेते किसी का मेथड शॉर्ट है, तो उसका मेथड हमने ले लिया, हमारे को काम आ गया। अच्छा ये इसको समझ नहीं आया, उसको समझाने की वजह से भी हमें क्वेश्चंस याद हो जाते थे सर। ये था सर, और उसमें बहुत हेल्प होती थी सर। अच्छा अनुराग, एक बात बताइए, चूंकि आप एक शिक्षक हैं,
और आपको पता है यहाँ पर कि बच्चों की सफलता में हम अपनी सफलता ढूंढते हैं, बिल्कुल सर, लेकिन वो सफलता में अगर थोड़ी बेईमानी हो जाए तो उसके लिए आक्रोश भी बहुत ज़्यादा होता है। बहुत ज़्यादा सर। इस बार के एसएससी के रिजल्ट में आपको पता है कि एसएससी की तरफ से काफ़ी गलतियाँ हुई हैं, बिल्कुल हुई हैं सर। ठीक है? तो इसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? सर देखिए, गलतियाँ हुई हैं, बिल्कुल हुई हैं, और बहुत सारे जो डिज़र्विंग थे उनके साथ अन्याय भी हुआ है, लेकिन बहुत सारे डिज़र्विंग बहुत मेहनत करके लिए हैं। हाँ, थोड़ा-सा लक फैक्टर इस केस में आ गया था, तो उसको एसएससी को सुधारना चाहिए आगे, जो कि आप लोग डिसाइड कर रहे हैं, हमारे टीचर्स जितने भी हैं, आप हैं, हाँ, वो सब एक साथ कलेक्टिवली एक रिफॉर्म्स के लिए ट्राई कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि वो रिफॉर्म्स इम्प्लीमेंट हो, और वो इम्प्लीमेंट होंगे तो फर्दर जो स्टूडेंट्स हैं, उनकी लाइफ ईज़ी हो जाएगी और कोई डिज़र्विंग बाहर नहीं होगा एटलीस्ट। ये था सर। चलिए, अब मेरे कुछ रैपिड फायर क्वेश्चंस होने वाले हैं आपके बिल्कुल लिए, सर। आंसर बिना सोचे समझे देना है, ओके सर। ठीक है? क्योंकि सोचने समझने का वक्त मिलेगा वो नहीं। रैपिड फायर ही है। रूल बस इतना है, 1 वर्ड, ओके। ठीक है? चलिए, फेवरेट बुक बताइए। हैरी पॉटर। हैरी पॉटर। और फेवरेट मूवी? फिलहाल 3 इडियट्स ही है। हुँ। आपकी एक ऐसी आदत जो आपको पसंद नहीं है? बोलने की। बोलने की। आपको लगता है मुझे थोड़ा बोलना कम करना चाहिए। हाँ, ऐसा क्यों लगता है आपको? ईज़ी गोइंग हूँ ज़्यादा। असल में जब तक आप टीचिंग प्रोफ़ेशन चूज़ करेंगे, आप बोलते रहेंगे, इस पे कोई बहुत कंट्रोल नहीं हो सकता हाँ है। सर। ठीक है, फेवरेट कलर? ब्लू। फेवरेट हीरो? हीरो कार्तिक आर्यन। फेवरेट क्रिकेटर? ऑलवेज सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर। ठीक है, और फेवरेट एक्ट्रेस? ऐश्वर्या राय बच्चन। ऐश्वर्या राय बच्चन। सबसे बोरिंग सब्जेक्ट? बायोलॉजी। अच्छा। अ, और बाकी जो है सो सबसे फेवरेट सब्जेक्ट आपका? मैथ्स। मैथ्स। ऑलवेज ड्यू ठीक टू है। यू सर एज एक वेल। ऐसी घटना जो लाइफ में कभी आप भूल ना पाए? ऐसा कुछ नहीं है सर। ऐसा कुछ नहीं नहीं है। है। बेस्ट मोमेंट ऑफ योर लाइफ? रिजल्ट के दिन मेरे फादर कराई करना। अच्छा। पापा को कभी गले लगाया? हाँ सर, रिजल्ट वाले दिन ही रात को रिजल्ट लगाया वाले था। दिन? ठीक है। चलो, बहुत बढ़िया है। तो अब जीवन में आप बहुत आगे बढ़ें, मेरी तो यही शुभकामनाएँ हैं, और बाकी बहुत बढ़िया आपका पॉडकास्ट रहा। हमारे बच्चों को भी आपने बहुत कुछ सिखाया, ठीक है? बाकी बीपीएससी के लिए मेरी तरफ से बहुत-बहुत थैंक यू शुभकामनाएँ सो हैं, मच सर। और मैं दिल से चाहूँगा वहाँ पर कि आपका सिलेक्शन हो। बाकी जहाँ पर भी मेरा साथ रहा, मैं वहाँ पर आपके साथ में खड़ा हूँ। और हमारे दर्शकों को भी बहुत-बहुत धन्यवाद, आप पूरी वीडियो को शुरू से अंत तक आपने देखा, ठीक है? और मुझे यकीन है कि अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, ठीक है? मैं आप लोगों से बस इतना कहना चाहूँगा ना कि यार, ये एक ऐसा मंच है जहाँ पर अलग-अलग बच्चों की अलग-अलग कहानियाँ मैं रोज़ सुनता हूँ, हर पल सुनता हूँ, बहुत कुछ सीखता हूँ मैं उनसे, ठीक है? बहुत कुछ जानता हूँ मैं उनसे यहाँ पे। मेरी भी बहुत प्रबल इच्छा होती है कि हमारे जितने साथी यहाँ पर देख रहे हैं, उनके जीवन में भी एक बदलाव आए, ठीक है? मैं ये जो सारे सवाल पूछता हूँ ना, इसीलिए पूछता हूँ कि वो सवाल मेरे नहीं होते, वो सवाल आपकी तरफ से मैं पूछ रहा होता हूँ, ताकि उनके जवाब आप तक मैं पहुँचा पाऊँ, ठीक है? तो उन सवालों के जो जवाब होते हैं, उनको सीखिए, उनको समझिए, अपनी कमियों को दूर करिए, और सफलता के लिए जीवन में आप आगे बढ़िए। मेरी तरफ से सभी को बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। बहुत आगे बढ़ो, बहुत कामयाब बनो। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली पॉडकास्ट में। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद।